महाजनपद में चंपा किसकी राजधानी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अंग की राजधानी थी। ठीक है, चंपा अंग की राजधानी थी। दूसरा सवाल है, मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था? मगध का वो कौन सा शासक था जिसने कौशल और काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है शिशुनाग और चौथा है महापद नंद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु जो थे उन्होंने कौशल और काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? सबसे पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा वैशाली और तीसरा गृहवर्चा, चौथा है चंपा। सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, गृहवर्चा। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? गृहवर्चा थी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए महाजनपद और उनकी राजधानी। जैसे पहला है मत्स्य, विराटनगर, दूसरा है अंग, चंपा, तीसरा है वत्स, कौशाम्बी और चौथा है डी, अवंती और उज्जैनी। तो आपको ये सुमेलित नहीं है, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये चारों ही पहले से सुमेलित है। जैसे मत्स्य, विराटनगर उसकी राजधानी थी, अंग की राजधानी चंपा थी और वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नदियों से एक सवाल है। ठीक है, नदियों से एक सवाल है, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? वो कौन सी नदियां थी जिन्होंने मगध के यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने में अपना योगदान दिया था? तो वो था, जरा एक बार आप लोग देखिए। पहला है गोदावरी और तुंगभद्रा, दूसरा है गंगा और सोन नदी, तीसरा है चंबल और माही नदी, चौथा है कृष्णा और कावेरी नदी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गंगा और सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? मगध इतना चर्चित क्यों था? 16 महाजनपद थे, सबसे ज़्यादा फेमस आपका मगध महाजनपद ही क्यों था? ऑप्शन है खेती की उपज अच्छा होना, सेकंड ऑप्शन है लोहे की खदानें होना, थर्ड ऑप्शन है जंगली हाथी का उपलब्ध होना और चौथा है ये सभी। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खेती की उपज अच्छी होना, लोहे का खदान होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना। इट मीन्स कि ये सभी ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। 7th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इट मीन्स कि सारे गलत है और कोई एक ही युग्म है जो सही है, एक जोड़ा सही है। अब यहाँ पर देखिए, महाजनपद है एक तरफ और एक तरफ है नगर का नाम। जैसे गांधार और नगर है मथुरा, बी में है अंग और उज्जैन, सी में है अवंती और सोतवती और डी ऑप्शन है कंबोज और राजपुर। तो ये कौन सा है जो सही है? सो योर ऑप्शन विल बी डी, कंबोज और रायपुर, यही सही है, बाकी सारे युग्म गलत हैं। ठीक है, कंबोज और रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस राजा ने कलिंग नहर खुदवाई वह था? कलिंग नहर खुदवाने वाला राजा कौन था? हर्यक राजवंश का था या शिशुनाग राजवंश का था या नंद राजवंश का था या मौर्य राजवंश का था? आपको बताना है सही आंसर। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, वो नंद वंश का था। जिस राजा ने कलिंग नहर खुदवाई थी वो नंद राजवंश का राजा था, नंद राजवंश का। 5th नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन राज्य मत्स्य की राजधानी का नाम बताइए। जो प्राचीन राज्य
वत्स था उसकी राजधानी क्या थी? शुक्तुमती, मथुरा, कोसाम्बी या वाराणसी? सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी कोसाम्बी। ठीक है, सी ऑप्शन, सी कोसाम्बी। 10th नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 महाजनपद को सूची 2 राजधानी के साथ सुमेलित करिए एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो आपको फिर से अगेन मैच करना है, जैसे दिया है काशी, अंग, वज्जी और वत्स, इन सबको इनकी राजधानी के साथ मैच करना है। तो आपको इसको मैच करना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो काशी है, काशी किसके साथ जाएगा? काशी आपका वाराणसी, काशी आपका जाएगा कहाँ? वाराणसी के साथ। और अंग चंपा के साथ जाएगा। ठीक है, वज्जी जो है, वज्जी वो वैशाली के साथ जाएगा। और थर्ड जो वत्स है वो कौशाम्बी के साथ जाएगा। इट मीन्स कि आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 2413। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल थे? ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल थे? फर्स्ट ऑप्शन है 11, सेकंड है 12, थर्ड है 20 और 4 है 10th। तो आपको बताना है कि कितने थे। ऋग्वैदिक संहिता में कुल 10 मंडल थे, है ना? 10 मंडल थे। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। और इसके लिए मैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी डाल दी हूँ, जैसे ऋग्वैदिक संहिता में 10 मंडल हैं टोटल। तो 10 मंडल हैं और ये मंडल विभिन्न देवताओं को समर्पित भजनों का एक संग्रह है। अलग अलग देवता के लिए अलग अलग भजन का एक संग्रह है। ये भजन वैदिक संस्कृत में रचित हैं और किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से हैं। थोड़ा सा एडिशनल जानकारी आप लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है ना, कब को किस चीज़ को उठाकर उसको क्वेश्चन बना दे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद हिंदू धर्म के 4 पवित्र ग्रंथों श्रुति में से एक है, जिन्हें वेदों के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक मंडल की लंबाई और विषय वस्तु अलग अलग होती है, जिसमें दूसरे से 7वें तक का मंडल सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है? ऋग्वेद 10 पुस्तकों में विभाजित है, जिन्हें 10 मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें 10 मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि 10 पुस्तकों में ये विभाजित है और इसमें टोटल 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्रों का ये एक संग्रह है। इतने सारे मंत्र हैं इसमें। ये भजन विभिन्न देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र और सोम, इन देवताओं को समर्पित है। ऋग्वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, सबसे पुराना भी इसी को माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में से ये एक है और प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषाओं और संस्कृतियों के अध्ययन में एक प्रमुख ग्रंथ है। ऋग्वेद प्रारंभिक वैदिक सभ्यता और उनकी धार्मिक प्रथाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जिसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, किस लिपि में लिखा गया है? सत्यमेव जयते हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर इसकी लिपि पूछ ली गई है, ब्राह्मी लिपि, थाई लिपि, देवनागरी या उपरोक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा देवनागरी लिपि, क्योंकि ये जो सत्यमेव जयते ये मुंडक उपनिषद में से लिया गया है और ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, देवनागरी लिपि। थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें भी देखिए जरा सा। सत्यमेव जयते एक संस्कृत का वाक्यांश है जिनका अर्थ है केवल सत्य की विजय होती है, केवल और केवल सत्य की विजय होती है। यह वाक्यांश भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। देखिए बता दिया आपको, ये देवनागरी लिपि में अंकित है।
इस लिपि का उपयोग हिंदी और संस्कृत सहित कई भारतीय भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू है ब्राह्मी लिपि के बारे में। तो ये ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि जो देवनागरी सहित कई आधुनिक भारतीय लिपियों की मूल रूप है। उसके बाद है थाई लिपि जो कि थाईलैंड की है। ये थाईलैंड में प्रयुक्त एक लिपि है जो भारतीय लिपियों से पूर्णतः भिन्न है, कोई सिमिलरिटी इसमें नहीं है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि। इसका महत्व क्या है? यह भारत में सबसे अधिक प्रयुक्त और पहचानी जाने वाली लिपियों में से एक है। यह अक्षरों के शीर्ष पर बनी विशिष्ट क्षैतिज रेखा के लिए जानी जाती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। कितने महाजनपद थे? 8, 5, 10 या इनमें से बहुत ज़्यादा और इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये ओवरऑल सबको पता है कि 8 थे। यूपी में कितने थे महाजनपद? तो यूपी में 8 महाजनपद थे। ठीक है। थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है इसके साथ ही साथ, जरा आप लोग इसको देखिए तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा। जैसे है, महाजनपद 6ठी शताब्दी के दौरान गठित बड़े क्षेत्रीय राज्य थे। महाजनपद ज़्यादातर विंध्य के उत्तर में स्थित थे। कहाँ स्थित थे? ये विंध्य के उत्तर में स्थित थे। इसके बाद है बौद्ध ग्रंथों जैसे अंगुत्तर निकाय और महावास्तु के अनुसार 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 थे। इसमें ये भी कह देगा कि किसके अनुसार 16 महाजनपद थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि अंगुत्तर निकाय और महावास्तु के अनुसार 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से केवल 8 यूपी में स्थित थे। 16 में से 8 के 8 यूपी में, एक ही स्टेट में मिल गया उनको। 8 महाजनपद कुरु, पांचाल, शूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेंदी थे। मतलब 8 महाजनपद सिर्फ यूपी में थे और 8 अलग अलग जगह में थे। तो ये उन 8 का ये जगहों का नाम है, ये सारे का। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, देखिए जरा सा। जैसे महाजनपद है कुरु, पांचाल, शूरसेन, तो उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, अहिच्छत्र, कांपिल्य कहाँ स्थित था? तो मेरठ में, दिल्ली में, बरेली में। ये आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय सूत्र किसने लिखा है? न्याय सूत्र, तो न्याय सूत्र किसने लिखा है? व्यास ने, गौतम ने, कपिल ने, उपरोक्त में से एक से अधिक ने, या फिर किसी ने नहीं? तो न्याय सूत्र आपका गौतम ने लिखा है। ठीक है। न्याय सूत्र से गौतम को याद रखिएगा कि न्याय सूत्र गौतम ने लिखा है। इसके बारे में थोड़ा सा है, न्याय सूत्र एक प्राचीन, क्या होता है न्याय सूत्र? थोड़ा सा जानिए। न्याय सूत्र एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है जो अक्षपाद गौतम द्वारा रचित है और हिंदू दर्शन के न्याय संस्था का आधारभूत पाठ है। गौतम द्वारा रचित है। अच्छा, इसमें है फिर व्यास, वेदांत सूत्र है, कपिल सांख्य सूत्र है और चरक सुश्रुत संहिता के लेखक और आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। तो ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जरा देखिएगा, इन याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है, उत्तर वैदिक अनुष्ठानों में सोमरस शब्द का क्या तात्पर्य है? उत्तर वैदिक अनुष्ठानों में सोमरस शब्द का क्या तात्पर्य? पका हुआ चीनी मिट्टी का एक प्रकार है क्या? विशिष्ट वृक्ष है क्या? वनस्पति से तैयार किया गया एक अनुष्ठानिक नशीला पेय है या बलि में इस्तेमाल किया जाने वाला एक हथियार है? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनस्पति से तैयार किया गया एक अनुष्ठानिक नशीला पेय है क्या? सोमरस, जो देवताओं को चढ़ाया जाता है। सोमरस शब्द वैदिक यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले पवित्र अनुष्ठानिक पेय को संदर्भित करता है। विशेष रूप से उत्तर वैदिक काल के दौरान सोम वह वनस्पति है जिससे यह पेय बनाया जाता था तथा पौधे और उनके रस से जुड़ा देवता भी है। सोमरस तैयार करने में सोमा पौधे से रस निकालकर उसे भेड़ के ऊन से छानना शामिल है। अनुष्ठानों के दौरान देवताओं को सोम अर्पित किया जाता था और पुजारी तथा प्रतिभागी इसका सेवन करते थे। आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय जा रहा है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लीजिएगा तो आप ही लोग के काम आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? वो कौन सा वेद है जिसमें सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ठीक है, तो वो ऋग्वेद है, क्योंकि ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है। तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे पहले है और सबसे पुराना है उसी में सारी जानकारियाँ होगी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये देखिए, ऋग्वेद वेदों के रूप में जाने जाए वाले भजनों और अन्य पवित्र ग्रंथों के 4 संग्रहों में से सबसे पुराना है। इनमें प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी भी शामिल। इन कार्यों को आर्यनों का पवित्र ज्ञान माना जाता था। ऋग्वेद में विचार भी शामिल है जो भारत की जातियों की व्यवस्था के आधार के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार वर्ण का अर्थ समाज को वर्गों में क्रमबद्ध करता है। ये देखिए वेदों से जुड़ी हुई ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग के काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? किस महाजनपद की राजधानी थी वैशाली? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ बज्जी की राजधानी थी, ऑप्शन ए। ठीक है, किसकी राजधानी थी? बज्जी की राजधानी थी। ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। वैशाली जो कि बज्जी महाजनपद की राजधानी थी, इसलिए विकल्प 1 सही है। यह बिहार राज्य में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है और बिहार के वैशाली और मुजफ्फर जिले में शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाजनपद और उनकी राजधानी, जैसे बज्जी वैशाली, कौशल श्रावस्ती, काशी वाराणसी और मगध पाटलिपुत्रा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल में 8 प्रकार के जो विवाह होते थे उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? तो ब्रह्मा विवाह है, गांधर्व विवाह है, देव विवाह या आर्ष विवाह? तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रेम विवाह के लिए गांधर्व विवाह को कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन बी गांधर्व विवाह। ठीक है, नेक्स्ट वन है, कुछ विवाह के बारे में और कुछ जानकारियाँ यहाँ पर है, देख सकते हैं आप लोग। ब्रह्मा विवाह क्या होता है? वैदिक अनुष्ठानों के साथ समान वर्ण है। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह, देव विवाह भी है, आर्ष विवाह भी है, विवाह का पूरा विवरण है। ठीक है, दहेज के बिना किया गया विवाह को क्या कहते हैं? ये सारे विवाह हैं। पैशाच विवाह, जिसमें ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है ना, 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, 10 मंडलों में। ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा पढ़िएगा इसमें। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। पहला और 10वां सबसे नवीन और लंबा है। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। मंडल 9 में पूरी तरह से सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जो 4 वर्णों का वर्णन करता है और ब्रह्मा या पुरुष के मुंह, हाथ, जांघ, पैर आदि पैरों से पैदा हुए थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करने वाली नासाड़िया सूक्त 10वें मंडल में ही है। उसके बाद थोड़ा और है, वेदों को हिंदू धर्म का पहला धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन शहर चंपा को डैश की राजधानी माना जाता है? किसकी राजधानी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग की राजधानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अंग की राजधानी। और अंग क्या है? एक प्राचीन भारतीय राज्य था जो पूर्वी भारतीय महाद्वीप में फला फूला और यह 16 महाजनपदों में से एक था। और अभी ये वर्तमान में कहाँ है? भागलपुर मुंगेर जिला। ठीक, और अथर्ववेद के बारे में भी जानकारी है। अंग के प्रथम राजा बलि और अंतिम राजा ब्रह्मदत्त थे, ये याद रखिएगा। ये राज्य और राजधानी है, राजधानी और महाजनपद है, जैसे बजी विदेह। अंग की राजधानी चंपा और काशी की वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रित सिक्के आमतौर पर किससे बने होते थे? मुद्रित सिक्के, ठीक है, तो ये आमतौर पर किससे बने होते थे? चांदी के बने होते थे, आमतौर पर चांदी के बने होते थे। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर।
और मैं आप लोगों को ज़रा सा दिखाना चाहूँगी। ये आप लोग ज़रा पढ़ लीजिएगा। यह भारत में एक प्रकार का प्रारंभिक सिक्का है जो छठी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लीजिएगा तो आप ही के काम आएगा। ये देखिए सिक्के, है ना, मुद्रित सिक्के। ये ऐसे चांदी के सिक्के हुआ करते थे, चांदी के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध काल में वज्जी महाजनपद की राजधानी डैश थी, क्या थी? पावापुरी, चंपा, महेशमती या वैशाली? तो आपका आंसर हो जाएगा वैशाली। ठीक है, ऑप्शन डी। ये सब आप लोग देखिएगा, जरा पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है। तो ये आपको बताना है कि वो दो नदियां कौन सी थी जिसके बीच में संवाद के रूप में एक ऋचा है। तो आपका ऑप्शन है गंगा और यमुना, अलकनंदा और भागीरथी, रावी और चिनाब, और ब्यास और सतलज। योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ब्यास और सतलज। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। पहली बार रचित और मुद्रित किए जाने के कुछ शताब्दियों बाद 200 वर्ष से भी कम समय पूर्व लिखा गया था, और ये ऋग्वेद, और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, जिसमें 1000 से अधिक ऋचाएँ हैं, भजन या सूक्त कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा। अर्थवेद खंडों का एक संग्रह है। कितने खंडों का? 20 खंडों का, है ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 20 खंडों का एक संग्रह है। अर्थवेद 20 खंडों का एक संग्रह है। अर्थवों का ज्ञान और भंडार, दैनिक जीवन की प्रक्रियाएं हैं, सब इसमें शामिल है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। चारों वेदों को मैंने यहाँ आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसको ज़रा देखिएगा। मंत्रों की संख्या कितनी है, मंडलों की संख्या कितनी है, सूक्तों की संख्या कितनी है, बहुत सारे अजीब अजीब सवाल एग्जामिनर सेट कर सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और तंत्र मंत्र के बारे में बात करता है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। जादू, काला जादू, तंत्र मंत्र के बारे में कौन सा वेद है जो बात करता है? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अथर्ववेद। हड़प्पा संस्कृति का स्थल मांडा जो कि एक जगह का नाम है, ये किस नदी के तट पर स्थित था? पहले था। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो मांडा है किस नदी के तट पर स्थित था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिंधु, चिनाब, रावी और झेलम। तो किस नदी के तट पर था ये मांडा? आपको बताना है। मांडा नदी जो है ये चिनाब नदी के तट पर स्थित था। ये जो मांडा स्थल है हड़प्पा संस्कृति का, ये कहाँ? चिनाब नदी के किनारे उसके तट पर स्थित था। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन नंबर है, हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स मैसन, दयाराम साहनी, डॉक्टर व्हीलर और एमएस वत्स। तो कौन थे इनमें से? आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स मैसन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा में उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ करवाया? चूंकि हमारा हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक चल रहा है तो इसमें सारे सवाल हड़प्पा से ही रिलेटेड रहेंगे। हड़प्पा में उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ करवाया था?
फर्स्ट वन है दयाराम साहनी, डॉक्टर व्हीलर, जेपी जोशी और एमएस वत्स। तो आपको बताना है कि किसने हड़प्पा में उत्खनन कार्य का किसने प्रारंभ करवाया था। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। जैसा कि हम सभी को पता है कि हड़प्पा में जो खुदाई का काम करवाया था वो दयाराम साहनी जी थे। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि लोथल का जो गोदीवाड़ा है, लोथल का गोदीवाड़ा एक नहर के जरिए किस नदी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। लोथल का गोदीवाड़ा एक नहर के जरिए किस नदी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। आपके ऑप्शन है नर्मदा, भीमा, भोगव और ताप्ती। अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, भोगव नदी से वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। कौन? गोदीवाड़ा नहर। गोदीवाड़ा नहर के जरिए जो लोथल है वो भोगव नदी से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट वन 24th नंबर क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मानक हड़प्पाई उत्पाद थे। तो यहाँ पर जो भी 4 दिए हुए हैं उनमें से कौन सा सर्वाधिक मानक हड़प्पाई उत्पाद थे। मृत भांड या मृग मृतिकाएं, मृन मृतिकाएं और ईंटें या प्रतिमाएं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे। करेक्ट वन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ईंटें। मानक हड़प्पाई उत्पाद में सबसे सर्वाधिक कौन थे? ईंटें थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है क्या है। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र क्या है? एक वृत्ताकार क्षेत्र, दास्ताने कश्मीर, टेढ़ी मेढ़ी या तिकोना। किस तरह का क्षेत्र है ये? तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये तिकोना क्षेत्र है। हड़प्पा संस्कृति समूचा एक तिकोना क्षेत्र है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन इज, खेत जोते जाने का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है सर्वप्रथम। तो सभी को पता है ये कालीबंगन से हुआ है। कहाँ से हुआ है? जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है। 4 ऑप्शन है, जरा देखिए। अशोक का बराबर पहाड़ी गुफा अभिलेख, नागार्जुनी पहाड़ी में दशरथ का गुहा अभिलेख, अशोक का जूनागढ़ शिला अभिलेख और 4th है रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़। अब जो शिलालेख है वहाँ से चंद्रगुप्त का सबसे पहले अभिलेख मिलता है, रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत सारे भर भर के ऐसे मैचिंग करने के लिए दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए। जैसा कि आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अच्छा, बहुत बच्चे ना ये नहीं वाला वर्ड भूल जाते हैं और सुमेलित है ऐसा वो मिलाने लगते हैं। तो एग्जाम में नहीं वाला वर्ड पे फोकस करना है और देखना है कि नहीं क्या कह रहा है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ऐसा आपको ढूंढना है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कलिंग, जोगढ़, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी एंड अवंतीराज, उज्जैन और उत्तरापथ तक्षशिला। जहाँ तक मेरा अनुमान है दक्षिणापथ स्वर्णगिरी सही है, अवंतीराज उज्जैन भी सही है, उत्तरापथ और तक्षशिला सही है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट वन क्या हो जाएगा? कलिंग, जो कि जोगढ़ नहीं है, यही आपका गलत है। ठीक है, सो 28 का ऑप्शन नंबर ए, यही सुमेलित नहीं है। नाउ 29 क्वेश्चन नंबर, मौर्यकालीन रथों की पताकाओं का रंग कैसा था। जो मौर्य काल में झंडा होता था, पताकाओं का मतलब होता है
वो झंडा टाइप में जो पूरे कैसल के महल के चारों तरफ लहराया जाता है, और उनके जो सोल्जर्स होते हैं, उनके सैनिक होते हैं, उन लोगों के पास भी ये लहराता रहता है, झंडा सा होता है। तो ये जो पताकाएं हैं, इनका कलर कैसा हुआ करता था, और ये कब का पूछ रहा है, मौर्य कालीन का। ठीक है, तो कैसा हुआ करता था? आपके ऑप्शन है सफ़ेद, नीला, लाल, हरा। नहीं, आपके आंसर में ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। ये आपका आंसर सही है। मौर्यकालीन रथों की पताकाओं का रंग सफेद हुआ करता था। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन इज, अशोक के शिलालेखों तथा उनकी ब्रह्मलिपि के बारे में सर्वप्रथम किसने रहस्य का उद्घाटन किया? तो अशोक के शिलालेख तथा उनकी ब्रह्मलिपि के बारे में सर्वप्रथम किसने ये बात उजागर किया है? आपके ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसोप और मार्टिमर व्हीलर। इन चारों में से आपको बताना है कि अशोक के शिलालेखों तथा उनकी ब्राह्मी लिपि के बारे में सर्वप्रथम किसने रहस्योद्घाटन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसोप। यही है जो शिलालेखों को पढ़ पाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी शिलालेख है जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पढ़ा गया है वो जेम्स प्रिंसोप के द्वारा ही पढ़ा गया है, और उसी के कारण ये रहस्य उद्घाटन हुआ, मतलब उनके रहस्य का पता चल पाया है। नाउ 31 नंबर क्वेश्चन इज, अशोक का नवीनतम प्राप्त शिलालेख कौन सा है? जो अशोक थे, सम्राट अशोक, उनका सबसे नवीनतम नया सा शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन है कंधार द्विभाषी शिलालेख, संताई शिलालेख, मास्की शिलालेख और भाबरू शिलालेख। तो आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संताई शिलालेख इज वेरी न्यू। इसी को नवीनतम शिलालेख कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंधार शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? कंधार शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, और या तो ए और बी दोनों। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर डी, ए और बी दोनों। दोनों लिपि में कंधार शिलालेख लिखा गया है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सभी बृहद और लघु स्तंभ लेखों की प्रतिलिपियां पाई गई है? कौन सा ऐसा स्थान है जहां से सभी बृहत और लघु, मतलब बड़ा और छोटा, दोनों तरह की लेखों की प्रतिलिपियां पाई गई है? आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। दिए हुए ऑप्शंस हैं साक्षी में, इलाहाबाद में, सारनाथ में, या रुमिनदेई में। कहाँ पर है? नए और पुराने दोनों तरह की लेखों की प्रतिलिपियां। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण कराया था किसने? सांची स्तूप का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था सांची स्तूप का निर्माण? दशरथ ने, संप्रति ने, अशोक ने, या बिंदुसार ने? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोका। सम्राट अशोका ने सांची स्तूपों का निर्माण करवाया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी स्थित अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि क्या है? मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी में जो स्थित है अशोक के शिलालेख, उसकी प्रयुक्त लिपि क्या है? कौन सी लिपि का वहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। तो आपके यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं अरमाइक, ग्रीक, खरोष्टी और ब्राह्मी। इन चारों में से आपको सही बताना है। तो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी में जो अशोक के शिलालेख मिले हैं, उस पर कौन सी लिपि प्रयुक्त की गई है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि में सारी चीज़ें की गई है।
प्रयुक्त की गई है। नेक्स्ट वन है 36 नंबर, निम्नांकित किस बौद्ध साहित्यिक स्रोत से मौर्यों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अगेन ये नहीं वाला वर्ड आया है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। नहीं मिलती है, कहाँ से, किस बौद्ध साहित्य स्रोत से मौर्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन क्या कह रहा है जरा देखिए। ऑप्शन कह रहा है महापरिनिब्बाण सूत्र, फिर है दीपवंश, नेक्स्ट है महावंश और लास्ट है अशोकावधन। तो ये जो आपके बौद्ध साहित्यिक स्रोत से मौर्यों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोकावदान से मौर्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। 37 नंबर है, मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। मौर्य काल में बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हुआ करते थे, तो कह रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत कौन सा था, पुराण था या विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस या कौटिल्य का अर्थशास्त्र या मेगास्थनीज की इंडिका। तो अब आपको बताना है करेक्ट वन आंसर। आई थिंक कि मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौटिल्य के अर्थशास्त्र का रहा, क्योंकि कौटिल्य है उनके गुरु थे, जिन्होंने उस मासूम से बच्चे को इतना बड़ा सल्तनत का वारिस बना दिया। कौटिल्य की कुटिलता के कारण ही ऐसा हुआ था संभव। नेक्स्ट वन है 38, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कब आए बाबर, इब्राहिम लोदी, उसके बाद आपका हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आपसे पूछा जा रहा है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो राजवंशों की बात हो रही है यहाँ पर, इसीलिए आपके ऑप्शन हो जाएंगे 5, ऑप्शन नंबर डी, 5 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट वन है, गौरी की मृत्यु के बाद किस उपाधि के साथ ऐबक सिंहासन पर बैठा। मतलब मोहम्मद गौरी की जब मौत हो जाती है तो किस उपाधि के साथ ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो गद्दी पर बैठते हैं। क्या वो मालिक थे, सिपह सलार थे, या मालिक और सिपह सलार दोनों थे, या वली अहद थे, क्या थे वो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, वो मालिक भी थे और वो सिपह सलार भी थे, क्योंकि गौरी ने जाते जाते अपनी गद्दी किसको दे के गई, कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर गई। तो गद्दी मिल गई तो जाहिर सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है कि ये मालिक बन गया। और अपने जो सेना या सेनापति जो ये लोग हुआ करते थे, उन लोगों को ये सलाह भी देते थे, तो इट मीन्स कि वो इसके साथ ही साथ क्या बन गए, सलाहकार भी बन गए। ठीक है, नेक्स्ट वन है 14 नंबर क्वेश्चन, ऐबक ने प्रारंभिक दिनों में लाहौर को अपनी राजधानी क्यों बनाया था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभिक दिनों में लाहौर को अपनी राजगद्दी क्यों बनाया था। आपके ऑप्शन है सुरक्षा की दृष्टि से, नेक्स्ट है गजनी और भारत पर एक साथ शासन करने के लिए, या है लाहौर की जनता की मांग के कारण, या डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो अब आपको बताना है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ऐबक ने प्रारंभिक दिनों में लाहौर को अपनी राजधानी क्यों बनाया, तो क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से उसने लाहौर को अपना राजधानी बना लिया, सुरक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 41, ऐबक ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों के साथ किस तरह का संबंध स्थापित किया। आंसर है वैवाहिक, कूटनीतिक, राजनीतिक और उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो क्या करता था, हर जगह जाकर के शादी करता था, है ना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
संबंध स्थापित करके उसके रिश्तेदार वाला संबंध स्थापित कर लेता था, उसकी लड़कियों से शादी करके उसका घर का दामाद बन जाया करता था ये। नेक्स्ट है 42, इल्तुतमिश सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित चलाया। क्या क्या चलाया? त्योहार चलाया, सिक्का चलाया, लिपि चलाया, या उपरोक्त में से सभी कुछ चला दिया। इल्तुतमिश सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आप लोग जरूर पढ़िए। 42 का आंसर हो जाएगा सिक्का, सोने की मोहरें लेकर के आता था। इल्तुतमिश सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित सिक्का चलाया था। तो इल्तुतमिश बहुत ही अच्छे शासक माने जाते हैं और अच्छा खासा टाइम पीरियड इन्होंने अपना ये दिया। 1210 के एटलीस्ट ये गद्दी पर बैठ गया था और एक बार जा कर के 36 में इनका एक बेटा रुकनुद्दीन, और वो गद्दी पर बैठा, लेकिन वो निहायती नालायक होने की वजह से इनकी इकलौती बच्ची बची थी, जो बाकी तो सब लोग मारे जाते हैं, लेकिन जो एक बच्ची इनकी बची थी रजिया सुल्तान, तो वो जाकर 1236 में वो महिला शासिका बनती है और वो पूरे भारत की प्रथम महिला शासिका थी, तो वो गद्दी पर बैठ जाती है। तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु रजिया ने पर्दा त्याग करके क्या धारण किया? इनकी बेटी इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, तो अब वो जब गद्दी पर बैठी तो गद्दी पर बैठने के साथ ही उन्होंने पर्दा का त्याग किया। चूँकि ये लोग मुस्लिम थे, ये लोग मुस्लिम माइनॉरिटी से आते थे और इन लोगों का पर्दा प्रथा जन्मजात भर का है और ये चलता है, आज तक चल ही रहा है। तो ये पर्दा का त्याग करके शासिका बन गई और तब जो इसने क्या धारण किया, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कुबा, कुलाह, या दोनों, या सब कुछ? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोनों। वो लड़का के वेशभूषा में रहती थी, कोट और टोपी ये दोनों का उसने त्याग कर दिया था, पर्दा का त्याग करके ये दोनों उसने धारण किया था। अब वो शासिका टोपी पहन करके और कुबा मतलब कोट पहन करके वो दरबार पर बैठती थी और पूरे सभा को, असेंबली को एड्रेस करती थी वो। नेक्स्ट है, पहली बार दिल्ली सल्तनत सीमाओं में घुसकर आक्रमण किया किसने? अफगानों ने, या ख्वारिज्म शासकों ने, मंगोलों ने, या दक्षिण के शासकों ने? पहली बार दिल्ली सल्तनत की सीमा में घुसकर आक्रमण किया था, तो वो लोग कौन थे? आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलों ने। क्योंकि मंगोल उस समय बहुत ही ताकतवर माने जाते थे, तो ये हिम्मत दिल्ली सल्तनत के बीच घुसने की और आक्रमण कर देने की, ये हिम्मत मंगोलों में ही थी। ठीक है, और चलिए आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 44 के बाद का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग खूब पढ़िए, खूब 12 ईस्वी में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कश्मीर का अकबर कहे जाने वाले शासक जैनुल आबदीन ने कलहन की राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। फारसी में यह किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कश्मीर का अकबर कहे जाने वाला कौन है? जैनुल आबदीन। ये भी सवाल बन सकता है कि कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता था? जैनुल आबदीन। तो इसकी जो बुक थी राजकलहन की, तरंगिणी जो बुक थी राजकलहन की, उसको फारसी में अनुवाद किया गया था। तो फारसी में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, बिरुल असमार। ये बिरुल असमार के नाम से जाकर प्रसिद्ध हो गया। कौन सी बुक? कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी। ओके। 5वां नंबर का सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो गुप्तकालीन प्रशासन और नीतियों का उल्लेख कहाँ पाया जाता है, कहाँ से मिलता है हमें देखने के लिए? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, स्मृति चंद्रिका और पराशर माघव और कामंदकीय नीति शास्त्र और नीति शतकम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 का ऑप्शन सी, कामंदकीय नीति शास्त्र। 6 नंबर है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य को। तो किसे कहा गया था? आप लोग भी आंसर करिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया था। और किसने कहा था? यूनानी लेखक जस्टिन ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने प्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ का प्रणयन किया है। तो सामान्यतः यह स्थल कौन सा माना जाता है जहां बैठकर व्यास ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया था? ठीक है, तो महाभारत ग्रंथ का जहां पर प्रणयन किया गया था उस जगह का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि उस जगह का पर्टिकुलर नेम क्या था। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, हिमालय, उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम, और तीसरा है कान्वी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जरूर इसमें से आंसर है आपका ऑप्शन बी नंबर आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम में बैठकर कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ का प्रणयन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते हैं, खास करके एस्पिरेंट को कंफ्यूज करने के लिए, उनका माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर ही सेट करता है। जैसे यहाँ पे एक दे दिया है, सुमेलित कीजिए। पहला है कुमारगुप्त प्रथम, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है ईशान वर्मा और चौथा है हुडविक। तो हुशविक आपको मैच करना है किसके साथ कौन सा जा रहा है। तो कुमारगुप्त के साथ है मंदसौर अभिलेख, स्कंदगुप्त के साथ है जूनागढ़ अभिलेख, ईशान वर्मा के साथ है हरहा अभिलेख और हुविसिक का मथुरा अभिलेख। इट मीन्स कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। सब चारों के चारों एकदम अपने ही लाइन में मैच कर रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं जा रहा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अभिलेखों से प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध पक्ष प्रकाशित होते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें कनिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि इतना ज़्यादा लाइट ना हो, थोड़ा सा लाइट हो गया है, मगर क्या कीजिएगा, स्टूडेंट का काम ही है एडजस्ट करना, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए आप लोग। तो आपका सवाल कह रहा है कि अभिलेखों से प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध पक्ष प्रकाशित होते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें कनिष्क के बारे में जानकारी मिलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मधुबन अभिलेख, माणिक्याला अभिलेख, मथुरा अभिलेख और पुरुष अभिलेख। आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट वन इज द ऑप्शन बी, माणिक्याला अभिलेख से हमें कनिष्क के अभिलेखों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से किस ताम्रपत्रों में भूमिदान का उल्लेख प्राप्त होता है? भूमिदान का उल्लेख, ठीक है, भूमिदान का उल्लेख कौन से ताम्रपत्र से हमें प्राप्त होता है? बांसखेड़ा एवं मधुबन से, हस्तिन एवं संक्षेप से, पुंडरू या ताम्रपत्र और इंदौर का ताम्रपत्र। कहाँ से प्राप्त होता है हमें भूमिदान का उल्लेख? देन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, हस्तिन एवं संक्षेप के
संक्षेप से हमें भूमिदान का उल्लेख प्राप्त होता है। नाउ 11 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता निम्न में से कौन सी है? पहला है स्नानागार, धार्मिक जीवन, फिर है नगर नियोजन और अन्नागार। इन चारों में से हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या रही थी? हड़प्पा सभ्यता हम सभी ने पढ़ रखा है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा नगर नियोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन ही उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात लगती है, जिसके बारे में वो परिचित नहीं है, उसे अज्ञात कहते हैं। तो कौन सा ऐसा फसल है जिनके बारे में वो नहीं जानते हैं? ऑप्शन है चावल, कपास, रागी और यव। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। रागी से वो अज्ञात प्रतीत होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? कुंभकारों के, ठीक है, कुंभकारों के भट्टे के अवशेष कहाँ मिलते हैं? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है आपका मोहनजोदड़ो और चौथा है लौथल। तो इन सब में से कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? सबसे ज़्यादा विस्तृत कौन था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा या कालीबंगा? आपको करेक्ट वन चुनना है। आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए, राइट। 15th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र पंचांग का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया था? चंद्र पंचांग, आपका ऑप्शन है हिंदू सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। अब आपको बताना है कि चंद्र पंचांग का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन की सभ्यता ने चंद्र पंचांग का निर्माण किया था। नाउ द 16 नंबर क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में लोग किसकी पूजा करते थे? ताम्रपाषाण काल में लोग किसकी पूजा करते थे? थोड़ा सा मिस हो गया है, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये 15 का आंसर डी नहीं होगा। चीन की सभ्यता का क्यों जिक्र होगा यहाँ पे? ये आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगा, ऑप्शन बी। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ। चंद्र पंचांग का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने किया था। ठीक है, गलत चीज याद मतलब सही नहीं करने से वो हमेशा गलत तरीके से ही याद हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट करना जरूरी था। चंद्र पंचांग का निर्माण मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने किया था। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इसका सही आंसर है। ताम्रपाषाण काल में लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसमें मातृ देवी की पूजा करते थे, है ना, ऑप्शन डी, मातृ देवी की पूजा करते थे वे लोग। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? सिंधु क्षेत्र, आपके पास 4 ऑप्शन है, सिंधु घाटी, हड़प्पा, मेलुहा और सैंधव। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मेलुहा, ऑप्शन सी, मेलुहा। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? मेलुहा था। क्वेश्चन नंबर डी 18, तांबे से बनी हुई एक इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? ये जितने भी प्राचीन भारत का इतिहास है ना, आपके सिलेबस में पहले से, इट मीन्स कि जब सिलेबस में पहला ही चैप्टर में ये प्रिस्क्राइब्ड है कि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी।
कौन जानता है इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके सवालों में आ जाए, आपके एग्ज़ाम में आ जाए। इसीलिए थोड़ा केयरफुल होकर के पढ़िए। झारखंड में जॉब लेना है तो इस बार थोड़ी कड़ी मेहनत करिए आप सभी लोग, और एकदम अपने लिए एक सीट इंश्योर करिए। तांबे से बनी हुई एक इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। 19th नंबर क्वेश्चन है कि मानव ने सबसे पहली बार कृषि करना सीखा कब, किस काल में? मानव ने सबसे पहली बार कृषि करना किस काल में सीखा, आपसे पूछ रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, लोह काल और ताम्रकांस्य युग। तो आपको बताना है कि लोगों ने कब इसको शुरू किया था? नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल, ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल में पहली बार मानव ने कृषि करना सीखा, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, आई थिंक कि आप लोगों को शायद मे बी कि क्लियर ना दिखे। हड़प्पा संस्कृति का स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और झेलम नदी। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपका सही आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। इसको आज हम लोग यहीं तक रोकते हैं। 20 क्वेश्चन ही आज हम लोग करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ब्लर आ गया है, जिससे कि आप लोगों को पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है आपका मोहनजोदड़ो और चौथा है लौथल। तो इन सब में से कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? सबसे ज़्यादा विस्तृत कौन था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा या कालीबंगा? आपको करेक्ट वन चुनना है। आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए, राइट। 15th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र पंचांग का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया था? चंद्र पंचांग, आपका ऑप्शन है हिंदू सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। अब आपको बताना है कि चंद्र पंचांग का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन की सभ्यता ने चंद्र पंचांग का निर्माण किया था। नाउ दी 16 नंबर क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में लोग किसकी पूजा करते थे? ताम्रपाषाण काल में लोग किसकी पूजा करते थे? थोड़ा सा मिस हो गया है, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये 15 का आंसर डी नहीं होगा। चीन की सभ्यता का क्यों जिक्र होगा यहाँ पे? ये आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगा, ऑप्शन बी। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ। चंद्र पंचांग का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने किया था। ठीक है, गलत चीज याद मतलब सही नहीं करने से वो हमेशा गलत तरीके से ही याद हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट करना जरूरी था। चंद्र पंचांग का निर्माण मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने किया था। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इसका सही आंसर है। ताम्रपाषाण काल में लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसमें मातृ देवी की पूजा करते थे। हाँ, ऑप्शन डी, मातृ देवी की पूजा करते थे वे लोग। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? सिंधु क्षेत्र, आपके पास 4 ऑप्शन है, सिंधु घाटी, हड़प्पा, मेलुहा और सैंधव। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मेलुहा, ऑप्शन सी, मेलुहा। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? मेलुहा था। क्वेश्चन नंबर डी,
18 तांबे से बनी हुई एक इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? ये जितने भी प्राचीन भारत का इतिहास है ना, आपके सिलेबस में पहले से, इट मीन्स कि जब सिलेबस में पहला ही चैप्टर में ये प्रिस्क्राइब्ड है कि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। कौन जानता है इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके सवालों में आ जाए, आपके एग्ज़ाम में आ जाए। इसीलिए थोड़ा केयरफुल होकर के पढ़िए। झारखंड में जॉब लेना है तो इस बार थोड़ी कड़ी मेहनत करिए आप सभी लोग, और एकदम अपने लिए एक सीट इंश्योर करिए। तांबे से बनी हुई एक इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। 19th नंबर क्वेश्चन है कि मानव ने सबसे पहली बार कृषि करना सीखा कब, किस काल में? मानव ने सबसे पहली बार कृषि करना किस काल में सीखा, आपसे पूछ रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, लोह काल और ताम्रकांस्य युग। तो आपको बताना है कि लोगों ने कब इसको शुरू किया था? नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल, ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल में पहली बार मानव ने कृषि करना सीखा, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, आई थिंक कि आप लोगों को शायद मे बी कि क्लियर ना दिखे। हड़प्पा संस्कृति का स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और झेलम नदी। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपका सही आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। इसको आज हम लोग यहीं तक रोकते हैं। 20 क्वेश्चन ही आज हम लोग करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ब्लर आ गया है, जिससे कि आप लोगों हड़प्पा संस्कृति का स्थल मांडा, मांडा जो कि एक जगह का नाम है, ये किस नदी के तट पर स्थित था? पहले पहले था। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो मांडा है किस नदी के तट पर स्थित था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिंधु, चिनाब, रावी और झेलम। तो किस नदी के तट पर था ये मांडा? आपको बताना है। मांडा नदी जो है ये चिनाब नदी के तट पर स्थित था। ये जो मांडा स्थल है हड़प्पा संस्कृति का, ये कहाँ? चिनाब नदी के किनारे उसके तट पर स्थित था। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन नंबर है, हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स मैसन, दयाराम साहनी, डॉक्टर व्हीलर और एमएस वॉट्स। तो कौन थे इनमें से? आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स मैसन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा में उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ करवाया? चूंकि हमारा हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक चल रहा है, तो इसमें सारे सवाल हड़प्पा से ही रिलेटेड रहेंगे। हड़प्पा में उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ करवाया था? फर्स्ट वन है दयाराम साहनी, डॉक्टर व्हीलर, जेपी जोशी और एमएस वॉट्स। तो आपको बताना है कि किसने हड़प्पा में उत्खनन कार्य का किसने प्रारंभ करवाया था। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। जैसा कि हम सभी को पता है कि हड़प्पा में जो खुदाई का काम करवाया था वो दयाराम साहनी जी थे। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि लोथल का जो गोदीवाड़ा है, लोथल का गोदीवाड़ा एक नहर के जरिए किस नदी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था? लोथल का गोदीवाड़ा एक नहर के जरिए किस नदी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था? आपके ऑप्शन है नर्मदा, भीमा, भोगव और ताप्ती। अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, भोगव नदी से वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। कौन? गोदीवाड़ा नहर। गोदीवाड़ा नहर के जरिए जो लोथल है वो भोगव नदी से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट वन 24th नंबर क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मानक हड़प्पाई उत्पाद थे?
तो यहाँ पर जो भी 4 दिए हुए हैं उनमें से कौन सा सर्वाधिक मानक हड़प्पाई उत्पाद थे? मृतभांड या मृत्तिकाएं और ईंटें या प्रतिमाएं? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट वन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ईंटें। मानक हड़प्पाई उत्पाद में सबसे सर्वाधिक कौन थे? ईंटें थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है, क्या है? हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र क्या है? एक वृत्ताकार क्षेत्र, दास्ताने कश्मीर, टेढ़ी मेढ़ी या तिकोना? किस तरह का क्षेत्र है ये? तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये तिकोना क्षेत्र है। हड़प्पा संस्कृति समूचा एक तिकोना क्षेत्र है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन इज, खेत जोते जाने का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है सर्वप्रथम? तो सभी को पता है ये कालीबंगन से हुआ है। कहाँ से हुआ है? जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? चंद्रगुप्त का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? 4 ऑप्शन है, जरा देखिए। अशोक का बराबर पहाड़ी गुफा अभिलेख, नागार्जुनी पहाड़ी में दशरथ का गुहा अभिलेख, अशोक का जूनागढ़ शिला अभिलेख और 4th है रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अब जो शिलालेख है वहाँ से चंद्रगुप्त का सबसे पहले अभिलेख मिलता है, रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत सारे भर भर के ऐसे मैचिंग करने के लिए दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए। जैसा कि आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा, बहुत बच्चे ना ये नहीं वाला वर्ड भूल जाते हैं और सुमेलित है ऐसा वो मिलाने लगते हैं। तो एग्जाम में नहीं वाला वर्ड पे फोकस करना है और देखना है कि नहीं क्या कह रहा है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ऐसा आपको ढूंढना है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कलिंग, जोगढ़, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी एंड अवंतीराज, उज्जैन और उत्तरापथ तक्षशिला। जहाँ तक मेरा अनुमान है दक्षिणापथ स्वर्णगिरी सही है, अवंतीराज उज्जैन भी सही है, उत्तरापथ और तक्षशिला सही है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट वन क्या हो जाएगा? कलिंग, जो कि जोगढ़ नहीं है, यही आपका गलत है। ठीक है, सो 28 का ऑप्शन नंबर ए यही सुमेलित नहीं है। नाउ 29 क्वेश्चन नंबर, मौर्यकालीन रथों की पताकाओं का रंग कैसा था? जो मौर्य काल में झंडा होता था, पताकाओं का मतलब होता है वो झंडा टाइप में जो पूरे कैसल के महल के चारों तरफ लहराया जाता है और उनके जो सोल्जर्स होते हैं, उनके सैनिक होते हैं, उन लोगों के पास भी ये लहराता रहता है, झंडा सा होता है। तो ये जो पताकाएं हैं इनका कलर कैसा हुआ करता था? और ये कब का पूछ रहा है? मौर्य कालीन का। ठीक है, तो कैसा हुआ करता था? आपके ऑप्शन है सफ़ेद, नीला, लाल, हरा। नहीं, आपके आंसर में ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। ये आपका आंसर सही है। मौर्यकालीन रथों की पताकाओं का रंग सफ़ेद हुआ करता था। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन इज, अशोक के शिलालेखों तथा उनकी ब्रह्मलिपि के बारे में सर्वप्रथम किसने रहस्य का उद्घाटन किया? तो अशोक के शिलालेख तथा उनकी ब्रह्मलिपि के बारे में सर्वप्रथम किसने ये बात उजागर किया है? आपके ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसोप और मार्टिमर व्हीलर। इन चारों में से आपको बताना है कि अशोक के शिलालेखों तथा उनकी ब्राह्मी लिपि के बारे में सर्वप्रथम किसने रहस्योद्घाटन किया है?
तो आपका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसोप। इस यही है जो शिलालेखों को पढ़ पाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी शिलालेख हैं जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पढ़ा गया है वो जेम्स प्रिंसोप के द्वारा ही पढ़ा गया है, और उसी के कारण ये रहस्य उद्घाटन हुआ, मतलब उनके रहस्य का पता चल पाया है। नाउ 31st नंबर क्वेश्चन इज अशोक का नवीनतम प्राप्त शिलालेख कौन सा है? जो अशोक थे, सम्राट अशोक, उनका सबसे नवीनतम नया सा शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन है कंधार द्विभाषी शिलालेख, संताई शिलालेख, मास्की शिलालेख और भाबरू शिलालेख। तो आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संताई शिलालेख इज वेरी न्यू। इसी को नवीनतम शिलालेख कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंधार शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? कंधार शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, और या तो ए और बी दोनों। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर डी, ए और बी दोनों। दोनों लिपि में कंधार शिलालेख लिखा गया है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सभी बृहद और लघु स्तंभ लेखों की प्रतिलिपियां पाई गई है? कौन सा ऐसा स्थान है जहां से सभी बृहत और लघु, मतलब बड़ा और छोटा, दोनों तरह की लेखों की प्रतिलिपियां पाई गई है? आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। दिए हुए ऑप्शंस हैं साक्षी में, इलाहाबाद में, सारनाथ में, या रुमिनदेई में। कहाँ पर है? नए और पुराने दोनों तरह की लेखों की प्रतिलिपियां। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण कराया था किसने? सांची स्तूप का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था सांची स्तूप का निर्माण? दशरथ ने, संप्रति ने, अशोक ने, या बिंदुसार ने? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोका। सम्राट अशोका ने सांची स्तूपों का निर्माण करवाया था। 35th नंबर क्वेश्चन है, मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी स्थित अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि क्या है? मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी में जो स्थित है अशोक के शिलालेख, उसकी प्रयुक्त लिपि क्या है? कौन सी लिपि का वहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। तो आपके यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं अरमाइक, ग्रीक, खरोष्टी और ब्राह्मी। इन चारों में से आपको सही बताना है। तो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी में जो अशोक के शिलालेख मिले हैं, उस पर कौन सी लिपि प्रयुक्त की गई है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि में सारी चीजें की गई है, प्रयुक्त की गई है। नेक्स्ट वन है 36 नंबर, निम्नांकित किस बौद्ध साहित्यिक स्रोत से मौर्यों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है? अगेन ये नहीं वाला वर्ड आया है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। नहीं मिलती है, कहाँ से, किस बौद्ध साहित्य स्रोत से मौर्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन क्या कह रहा है, जरा देखिए। ऑप्शन कह रहा है महापरिनिब्बाण सूत्र, फिर है दीपवंश, नेक्स्ट है महावंश, और लास्ट है अशोकावधन। तो ये जो आपके बौद्ध साहित्यिक स्रोत से मौर्यों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोकावदान से मौर्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। 37 नंबर है, मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? मौर्य काल में बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हुआ करते थे, तो कह रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत कौन सा था? पुराण था, या विशाखादत्त
का मुद्रा राक्षस या कौटिल्य का अर्थशास्त्र या मेगास्थनीज की इंडिका। तो अब आपको बताना है करेक्ट वन आंसर। आई थिंक कि मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौटिल्य के अर्थशास्त्र का रहा, क्योंकि कौटिल्य है उनके गुरु थे जिन्होंने उस मासूम से बच्चे को इतना बड़ा सल्तनत का वारिस बना दिया। कौटिल्य की कुटिलता के कारण ही ऐसा हुआ था संभव। नेक्स्ट वन है 38। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कब आए बाबर, इब्राहिम लोदी, उसके बाद आपका हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आपसे पूछा जा रहा है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो राजवंशों की बात हो रही है यहाँ पर, इसीलिए आपके ऑप्शन हो जाएंगे 5। ऑप्शन नंबर डी 5 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट वन है गौरी की मृत्यु के बाद किस उपाधि के साथ ऐबक सिंहासन पर बैठा? मतलब मोहम्मद गौरी की जब मौत हो जाती है तो किस उपाधि के साथ ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो गद्दी पर बैठते हैं? क्या वो मालिक थे, सिपह सलार थे, या मालिक और सिपह सलार दोनों थे, या वली अहद थे? क्या थे वो? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। वो मालिक भी थे और वो सिपह सलार भी थे, क्योंकि गौरी ने जाते जाते अपनी गद्दी किसको दे के गई? कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर गई। तो गद्दी मिल गई तो जाहिर सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है कि ये मालिक बन गया। और अपने जो सेना या सेनापति जो ये लोग हुआ करते थे उन लोगों को ये सलाह भी देते थे, तो इट मीन्स कि वो इसके साथ ही साथ क्या बन गए? सलाहकार भी बन गए। ठीक है, नेक्स्ट वन है 14 नंबर क्वेश्चन। ऐबक ने प्रारंभिक दिनों में लाहौर को अपनी राजधानी क्यों बनाया था? है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभिक दिनों में लाहौर को अपनी राजगद्दी क्यों बनाया था? आपके ऑप्शन है सुरक्षा की दृष्टि से, नेक्स्ट है गजनी और भारत पर एक साथ शासन करने के लिए, या है लाहौर की जनता की मांग के कारण, या डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो अब आपको बताना है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ऐबक ने प्रारंभिक दिनों में लाहौर को अपनी राजधानी क्यों बनाया? तो क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से उसने दिल्ली को अपना लाहौर को अपना राजधानी बना लिया सुरक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 41। ऐबक ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों के साथ किस तरह का संबंध स्थापित किया? आंसर है वैवाहिक, कूटनीतिक, राजनीतिक और उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो क्या करता था? हर जगह जाकर के शादी करता था, है ना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध स्थापित करके उसके रिश्तेदार वाला संबंध स्थापित कर लेता था, उसकी लड़कियों से शादी करके उसका घर का दामाद बन जाया करता था ये। नेक्स्ट है 42। इल्तुतमिश सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित चलाया। शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित चलाया। क्या क्या चलाया? त्यौहार चलाया, सिक्का चलाया, लिपि चलाया, या उपरोक्त में से सभी कुछ चला दिया। इल्तुतमिश सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आप लोग जरूर पढ़िए। 42 का आंसर हो जाएगा सिक्का। सोने की मोहरें लेकर के आता था। इल्तुतमिश सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित सिक्का चलाया था। तो इल्तुतमिश बहुत ही अच्छे शासक माने जाते हैं और अच्छा खासा टाइम पीरियड इन्होंने अपना ये दिया। 1210 के एटलीस्ट ये गद्दी पर बैठ गया था।
और एक बार जा कर के 36 में इनका एक बेटा रुकनुद्दीन, और वो गद्दी पर बैठा, लेकिन वो निहायती नालायक होने की वजह से इनकी इकलौती बच्ची बची थी, जो बाकी तो सब लोग मारे जाते हैं, लेकिन जो एक बच्ची इनकी बची थी रजिया सुल्तान, तो वो जाकर 1236 में वो महिला शासिका बनती है और वो पूरे भारत की पहली प्रथम महिला शासिका थी। तो वो गद्दी पर बैठ जाती है। तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु रजिया ने पर्दा त्याग करके क्या धारण किया? इनकी बेटी इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। तो अब वो जब गद्दी पर बैठी, तो गद्दी पर बैठने के साथ ही उन्होंने पर्दा का त्याग किया। चूँकि ये लोग मुस्लिम थे, ये लोग मुस्लिम माइनॉरिटी से आते थे, और इन लोगों का पर्दा प्रथा जन्मजात भर का है और ये चलता है, आज तक चल ही रहा है। तो ये पर्दा का त्याग करके शासिका बन गई, और तब जो इसने क्या धारण किया, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कुबा, कुलाह, या दोनों, या सब कुछ? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोनों। वो लड़का के वेशभूषा में रहती थी, कोट और टोपी ये दोनों का उसने त्याग कर दिया था। पर्दा का त्याग करके ये दोनों उसने धारण किया था। अब वो शासिका टोपी पहन करके और कुबा मतलब कोट पहन करके वो दरबार पर बैठती थी और पूरे सभा को, असेंबली को एड्रेस करती थी वो। नेक्स्ट है, पहली बार दिल्ली सल्तनत सीमाओं में घुसकर आक्रमण किया किसने? अफगानों ने, या ख्वारिज्म शासकों ने, मंगोलों ने, या दक्षिण के शासकों ने? पहली बार दिल्ली सल्तनत की सीमा में घुसकर आक्रमण किया था, तो वो लोग कौन थे? आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलों ने। क्योंकि मंगोल उस समय बहुत ही ताकतवर माने जाते थे, तो ये हिम्मत दिल्ली सल्तनत के बीच घुसने की और आक्रमण कर देने की, ये हिम्मत मंगोलों में ही थी। ठीक है, और चलिए आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 44 के बाद का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग खूब पढ़िए, खूब। महाजनपद में चंपा किसकी राजधानी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, अंग की राजधानी थी। ठीक है, चंपा अंग की राजधानी थी। दूसरा सवाल है, मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था? मगध का वो कौन सा शासक था जिसने कौशल और काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है शिशुनाग, और चौथा है महापद नंद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु जो थे उन्होंने कौशल और काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? सबसे पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा वैशाली, और तीसरा गृहवर्चा, चौथा है चंपा। सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, गृहवर्चा। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? गृहवर्चा थी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए महाजनपद और उनकी राजधानी। जैसे पहला है मत्स्य, विराटनगर, दूसरा है अंग, चंपा, तीसरा है वत्स, कौशाम्बी, और चौथा है डी, अवंती और उज्जैनी। तो आपको ये सुमेलित नहीं है, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये चारों ही पहले से सुमेलित है। जैसे मत्स्य, विराटनगर उसकी राजधानी थी, अंग की राजधानी चंपा थी, और वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर।
नदियों से एक सवाल है, ठीक है। नदियों से एक सवाल है, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? वो कौन सी नदियां थी जिन्होंने मगध के यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने में अपना योगदान दिया था? तो वो था, जरा एक बार आप लोग देखिए, पहला है गोदावरी और तुंगभद्रा, दूसरा है गंगा और सोन नदी, तीसरा है चंबल और माही नदी, चौथा है कृष्णा और कावेरी नदी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गंगा और सोन नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? मगध इतना चर्चित क्यों था? 16 महाजनपद थे, सबसे ज़्यादा फेमस आपका मगध महाजनपद ही क्यों था? ऑप्शन है खेती की उपज अच्छा होना, सेकंड ऑप्शन है लोहे की खदानें होना, थर्ड ऑप्शन है जंगली हाथी का उपलब्ध होना, और चौथा है ये सभी, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खेती की उपज अच्छी होना, लोहे का खदान होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना। इट मीन्स कि ये सभी ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। 7th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इट मीन्स कि सारे गलत है और कोई एक ही युग्म है जो सही है, एक जोड़ा सही है। अब यहाँ पर देखिए, महाजनपद है एक तरफ और एक तरफ है नगर का नाम, जैसे गांधार और नगर है मथुरा, बी में है अंग और उज्जैन, सी में है अवंती और सोतवती, और डी ऑप्शन है कंबोज और राजपुर। तो ये कौन सा है जो सही है? सो योर ऑप्शन विल बी डी, कंबोज और रायपुर, यही सही है, बाकी सारे युग्म गलत हैं, ठीक है, कंबोज और रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस राजा ने कलिंग नहर खुदवाई वह था? कलिंग नहर खुदवाने वाला राजा कौन था? हर्यक राजवंश का था, या शिशुनाग राजवंश का था, या नंद राजवंश का था, या मौर्य राजवंश का था? आपको बताना है सही आंसर। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, वो नंद वंश का था। जिस राजा ने कलिंग नहर खुदवाई थी वो नंद राजवंश का राजा था, नंद राजवंश का। 5th नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए। जो प्राचीन राज्य वत्स था उसकी राजधानी क्या थी? शुक्तुमती, मथुरा, कोसाम्बी, या वाराणसी? सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी कोसाम्बी, ठीक है, सी ऑप्शन सी, कोसाम्बी। 10th नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 महाजनपद को सूची 2 राजधानी के साथ सुमेलित करिए एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो आपको फिर से अगेन मैच करना है, जैसे दिया है काशी, अंग, वज्जी और वत्स, इन सबको इनकी राजधानी के साथ मैच करना है। तो आपको इसको मैच करना है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो काशी है, काशी किसके साथ जाएगा? काशी आपका वाराणसी, काशी आपका जाएगा कहाँ? वाराणसी के साथ। और अंग चंपा के साथ जाएगा, ठीक है। वज्जी जो है, वज्जी वो वैशाली के साथ जाएगा, और थर्ड जो वत्स है वो कौशाम्बी के साथ जाएगा। इट मीन्स कि आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 2413। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल थे? ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल थे? फर्स्ट ऑप्शन है 11, सेकंड है 12, थर्ड है 20 और 4 है 10th। तो आपको बताना है कि कितने थे। ऋग्वैदिक संहिता में कुल
10 मंडल थे, है ना, 10 मंडल थे। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। और इसके लिए मैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी डाल दी हूँ। जैसे ऋग वैदिक संहिता में 10 मंडल हैं टोटल, तो 10 मंडल हैं। और ये मंडल विभिन्न देवताओं को समर्पित भजनों का एक संग्रह है। अलग अलग देवता के लिए अलग अलग भजन का एक संग्रह है। ये भजन वैदिक संस्कृत में रचित हैं और किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से हैं। थोड़ा सा एडिशनल जानकारी आप लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है ना, कब को किस चीज़ को उठाकर उसको क्वेश्चन बना दे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद हिंदू धर्म के 4 पवित्र ग्रंथों श्रुति में से एक है, जिन्हें वेदों के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक मंडल की लंबाई और विषय वस्तु अलग अलग होती है, जिसमें दूसरे से 7वें तक का मंडल सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, ऋग्वेद 10 पुस्तकों में विभाजित है, जिन्हें 10 मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें 10 मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि 10 पुस्तकों में ये विभाजित है। और इसमें टोटल 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्रों का ये एक संग्रह है। इतने सारे मंत्र हैं इसमें। ये भजन विभिन्न देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र और सोम, इन देवताओं को समर्पित है। ऋग्वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, सबसे पुराना भी इसी को माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में से ये एक है और प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषाओं और संस्कृतियों के अध्ययन में एक प्रमुख ग्रंथ है। ऋग्वेद प्रारंभिक वैदिक सभ्यता और उनकी धार्मिक प्रथाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जिनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, किस लिपि में लिखा गया है। सत्यमेव जयते हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर इसकी लिपि पूछ ली गई है, ब्राह्मी लिपि, थाई लिपि, देवनागरी या उपरोक्त में से एक से अधिक और इसमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा देवनागरी लिपि, क्योंकि ये जो सत्यमेव जयते ये मुंडक उपनिषद में से लिया गया है और ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, देवनागरी लिपि। थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें भी देखिए जरा सा। सत्यमेव जयते एक संस्कृत का वाक्यांश है जिनका अर्थ है केवल सत्य की विजय होती है, केवल और केवल सत्य की विजय होती है। यह वाक्यांश भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। देखिए बता दिया आपको, ये देवनागरी लिपि में अंकित है। इस लिपि का उपयोग हिंदी और संस्कृत सहित कई भारतीय भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू है ब्राह्मी लिपि के बारे में। तो ये ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि जो देवनागरी सहित कई आधुनिक भारतीय लिपियों की मूल रूप है। उसके बाद है थाई लिपि, जो कि थाईलैंड की है। ये थाईलैंड में प्रयुक्त एक लिपि है जो भारतीय लिपियों से पूर्णतः भिन्न है, कोई सिमिलरिटी इसमें नहीं है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि। इसका महत्व क्या है, यह भारत में सबसे अधिक प्रयुक्त और पहचानी जाने वाली लिपियों में से एक है। यह अक्षरों के शीर्ष पर बनी विशिष्ट क्षैतिज रेखा के लिए जानी जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, कितने महाजनपद थे, 8, 5, 10 या इनमें से बहुत ज़्यादा और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ओवरऑल सबको पता है कि 8 थे। यूपी में कितने थे महाजनपद, तो यूपी में 8 महाजनपद थे। ठीक है, थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है इसके साथ ही साथ, जरा आप लोग इसको देखिए तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा। जैसे है, महाजनपद 6ठी शताब्दी के दौरान गठित बड़े क्षेत्रीय राज्य थे। महाजनपद ज़्यादातर विंध्य के उत्तर में स्थित थे। कहाँ स्थित थे, ये विंध्य के उत्तर में स्थित थे। इसके बाद है बौद्ध ग्रंथों जैसे अंगुत्तर निकाय और महावास्तु के अनुसार 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे, 16 थे। इसमें ये भी कह देगा कि किसके अनुसार 16 महाजनपद थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि अंगुत्तर निकाय और महावास्तु के अनुसार 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से केवल 8 यूपी में स्थित थे। 16 में से 8 के 8 यूपी में, एक ही स्टेट में मिल गया उनको। 8 महाजनपद कुरु, पांचाल, शूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेंदी थे।
मतलब 8 महाजनपद सिर्फ यूपी में थे और 8 अलग अलग जगह में थे। तो ये उन 8 का ये जगहों का नाम है ये सारे का। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, देखिए जरा सा। जैसे महाजनपद है कुरु, पांचाल, शूरसेन, तो उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, अहिच्छत्र, कांपिल्य कहाँ स्थित था, तो मेरठ में, दिल्ली में, बरेली में। ये आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय सूत्र किसने लिखा है? न्याय सूत्र, तो न्याय सूत्र किसने लिखा है? व्यास ने, गौतम ने, कपिल ने, उपरोक्त में से एक से अधिक ने, या फिर किसी ने नहीं। तो न्याय सूत्र आपका गौतम ने लिखा है, ठीक है। न्याय सूत्र से गौतम को याद रखिएगा कि न्याय सूत्र गौतम ने लिखा है। इसके बारे में थोड़ा सा है, न्याय सूत्र एक प्राचीन, क्या होता है न्याय सूत्र, थोड़ा सा जानिए। न्याय सूत्र एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है जो अक्षपाद गौतम द्वारा रचित है और हिंदू दर्शन के न्याय संस्था का आधारभूत पाठ है, गौतम द्वारा रचित है। अच्छा, इसमें है फिर व्यास, वेदांत सूत्र है, कपिल सांख्य सूत्र है, और चरक सुश्रुत संहिता के लेखक और आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। तो ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जरा देखिएगा, इन लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है, उत्तर वैदिक अनुष्ठानों में सोमरस शब्द का क्या तात्पर्य है? उत्तर वैदिक अनुष्ठानों में सोमरस शब्द का क्या तात्पर्य? पका हुआ चीनी मिट्टी का एक प्रकार है क्या? विशिष्ट वृक्ष है क्या? वनस्पति से तैयार किया गया एक अनुष्ठानिक नशीला पेय है, या बलि में इस्तेमाल किया जाने वाला एक हथियार है? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनस्पति से तैयार किया गया एक अनुष्ठानिक नशीला पेय है क्या? सोमरस, जो देवताओं को चढ़ाया जाता है। सोमरस शब्द वैदिक यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले पवित्र अनुष्ठानिक पेय को संदर्भित करता है। विशेष रूप से उत्तर वैदिक काल के दौरान सोम वह वनस्पति है जिससे यह पेय बनाया जाता था तथा पौधे और उनके रस से जुड़ा देवता भी है। सोमरस तैयार करने में सोमा पौधे से रस निकालकर उसे भेड़ के ऊन से छानना शामिल है। अनुष्ठानों के दौरान देवताओं को सोम अर्पित किया जाता था और पुजारी तथा प्रतिभागी इसका सेवन करते थे। आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय जा रहा है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लीजिएगा तो आप ही लोग के काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? वो कौन सा वेद है जिसमें सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ठीक है, तो वो ऋग्वेद है, क्योंकि ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है। तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे पहले है और सबसे पुराना है उसी में सारी जानकारियाँ होगी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये देखिए, ऋग्वेद वेदों के रूप में जाने जाए वाले भजनों और अन्य पवित्र ग्रंथों के 4 संग्रहों में से सबसे पुराना है। इनमें प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी भी शामिल। इन कार्यों को आर्यनों का पवित्र ज्ञान माना जाता था। ऋग्वेद में विचार भी शामिल है जो भारत की जातियों की व्यवस्था के आधार के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार वर्ण का अर्थ समाज को वर्गों में क्रमबद्ध करता है। ये देखिए वेदों से जुड़ी हुई ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग के काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? किस महाजनपद की राजधानी थी वैशाली? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ बज्जी की राजधानी थी, ऑप्शन ए। ठीक है, किसकी राजधानी थी? बज्जी की राजधानी थी। ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। वैशाली जो कि बज्जी महाजनपद की राजधानी थी, इसलिए विकल्प 1 सही है। यह बिहार राज्य में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है और बिहार के वैशाली और मुजफ्फर जिले में शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाजनपद और उनकी राजधानी, जैसे बज्जी वैशाली, कौशल श्रावस्ती, काशी वाराणसी और मगध पाटलिपुत्रा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा।
नेक्स्ट है वैदिक काल में 8 प्रकार के जो विवाह होते थे उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? तो ब्रह्मा विवाह है, गांधर्व विवाह है, देव विवाह या आर्ष विवाह। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रेम विवाह के लिए गांधर्व विवाह को कंसीडर किया जाता है, ऑप्शन बी गांधर्व विवाह। ठीक है, नेक्स्ट वन है कुछ विवाह के बारे में और कुछ जानकारियाँ यहाँ पर है, देख सकते हैं आप लोग। ब्रह्म विवाह क्या होता है? वैदिक अनुष्ठानों के साथ समान वर्ण है। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह, देव विवाह भी है, आर्ष विवाह भी है, विवाह का पूरा विवरण है। ठीक है, दहेज के बिना किया गया विवाह को क्या कहते हैं? ये सारे विवाह हैं। पैशाच विवाह, जिसमें ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती है। नेक्स्ट है ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वेद को हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है ना, 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, 10 मंडलों में। ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा पढ़िएगा इसमें। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। पहला और 10वां सबसे नवीन और लंबा है। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। मंडल 9 में पूरी तरह से सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जो 4 वर्णों का वर्णन करता है और ब्रह्मा या पुरुष के मुंह, हाथ, जांघ, पैर आदि पैरों से पैदा हुए थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करने वाली नासाड़िया सूक्त 10वें मंडल में ही है। उसके बाद थोड़ा और है, वेदों को हिंदू धर्म का पहला धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन शहर चंपा को डैश, प्राचीन शहर चंपा को डैश की राजधानी माना जाता है। किसकी राजधानी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग की राजधानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अंग की राजधानी। और अंग क्या है? एक प्राचीन भारतीय राज्य था जो पूर्वी भारतीय महाद्वीप में फला फूला और यह 16 महाजनपदों में से एक था। और अभी ये वर्तमान में कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर जिला। ठीक, और अथर्ववेद के बारे में भी जानकारी है। अंग के प्रथम राजा बलि और अंतिम राजा ब्रह्मदत्त थे, ये याद रखिएगा। ये राज्य और राजधानी है, राजधानी और महाजनपद है, जैसे वजी, विदेह। अंग की राजधानी चंपा और काशी की वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रित सिक्के आमतौर पर किससे बने होते थे? मुद्रित सिक्के, ठीक है, तो ये आमतौर पर किससे बने होते थे? चांदी के बने होते थे, आमतौर पर चांदी के बने होते थे। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और मैं आप लोगों को ज़रा सा दिखाना चाहूँगी, ये आप लोग ज़रा पढ़ लीजिएगा। यह भारत में एक प्रकार का प्रारंभिक सिक्का है जो 6ठी और 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लीजिएगा तो आप ही के काम आएगा। ये देखिए सिक्के है ना, मुद्रित सिक्के, ये ऐसे चांदी के सिक्के हुआ करते थे, चांदी के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध काल में वज्जी महाजनपद की राजधानी डैश थी, क्या थी? पावापुरी, चंपा, महिष्मती या वैशाली? तो आपका आंसर हो जाएगा वैशाली। ठीक है, ऑप्शन डी। ये सब आप लोग देखिएगा, जरा पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है। तो ये आपको बताना है कि वो 2 नदियाँ कौन सी थी जिसके बीच में संवाद के रूप में एक ऋचा है। तो आपका ऑप्शन है गंगा और यमुना, अलकनंदा और भागीरथी, रावी और चिनाब, और ब्यास और सतलज। करेक्ट ऑप्शन विल बी ब्यास और सतलज। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। पहली बार रचित और मुद्रित किए जाने के कुछ शताब्दियों बाद 200 वर्ष से भी कम समय पूर्व लिखा गया था। और ये ऋग्वेद, और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, जिसमें 1000 से अधिक ऋचाएँ हैं, भजन या सूक्त कहा जाता है, ये सब याद रखिएगा। अर्थवेद खंडों का एक संग्रह है, कितने खंडों का? 20 खंडों का, है ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट
आंसर 20 खंडों का एक संग्रह है। अथर्ववेद 20 खंडों का एक संग्रह है। अर्थवों का ज्ञान और भंडार, दैनिक जीवन की प्रक्रियाएं हैं, सब इसमें शामिल है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। चारों वेदों को मैंने यहाँ आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसको ज़रा देखिएगा। मंत्रों की संख्या कितनी है, मंडलों की संख्या कितनी है, सूक्तों की संख्या कितनी है, बहुत सारे अजीब अजीब सवाल एग्जामिनर सेट कर सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और तंत्र मंत्र के बारे में बात करता है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। जादू, काला जादू, तंत्र मंत्र के बारे में कौन सा वेद है जो बात करता है? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अथर्ववेद।